बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का कोई इब्तिदाइया नहीं है और इब्तिदाइया ना होने की दो वजूहात हैं। एक तो ये कि ये प्रोग्राम दूसरी मरतबा मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इससे पहले मैंने जो हमारी जो ख़बरें थी जो इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उस पर जो मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था उसमें वॉइस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। दूसरी बात यह है कि कल का हमारा जो दोपहर का व्लॉग है वो कुछ थोड़ी सी ताख़ीर का शिकार हो सकता है, लेकिन आप तमाम देखने वालों के लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज़ होगा कल के व्लॉग में। तो कल की वीडियो का आपने ज़रूर इंतज़ार करना है। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, आप अपने चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो कैसे हो सकता है कि कोई प्लेजेंट सरप्राइज़ हो और आपको मैं उस सरप्राइज़ में शामिल ना करूं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। लेकिन सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहली खबर आज बात कर लेते हैं साना 9 मई के हवाले से, जो आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के बेंच में जो केस की समाअत हुई है, जिसमें आज स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी साहब पेश हुए और जुल्फ़िकार नकवी साहब ने पेश होकर अदालत से मोहलत मांग ली कि उन्हें इन केसेस की तैयारी के लिए कुछ थोड़ा वक्त दिया जाए। याहिया अफरीदी साहब ने उनसे ये कहा कि देखें, आप इस केस में वक्त मांग रहे हैं, आपसे पहले एडिशनल स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश हुए थे, उन्होंने वक्त मांगा था कि हमने कुछ रिपोर्ट जमा करानी है तो केस को एडजर्न करवा लिया गया। अब आपकी खिदमात को हासिल किया गया है और आप भी आकर मोहलत मांग रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी साहब जो कि क्रिमिनल लॉ के बड़े एक्सपर्ट हैं और वो बात भी बिल्कुल ठीक कर रहे थे, जो नया वकील आता है उसको कुछ थोड़ी बहुत मोहलत चाहिए होती है। तो जुल्फ़िकार नकवी साहब ने अदालत के सामने बात ये रखी, दलील ये रखी, या ऑप्शन ये रखा कि चीफ साहब आप ऐसा करें कि आपने जो कहा है कि ये दर्जनों केसेस हैं 9 मई के जो आपने रवां हफ्ते और अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए हैं, जो रवां हफ्ते वाले केसेस हैं ना, उनको आप एडजर्न कर दें और जो इससे अगले हफ्ते में केसेस हैं उनकी मैं तैयारी कर लेता हूँ, उन पर मैं अदालत को असिस्ट कर दूँगा, आर्गू कर लूँगा। और ये जो रवां हफ्ते के केसेस आप एडजर्न करेंगे, इससे उससे अगले हफ्ते में आप इन केसेस को भी रख रहे हैं, मैं अदालत को असिस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि इस केस में तो जैसे उन्होंने कहा कि एक केस जो है ये ज़मानतें वाले तो हैं, लेकिन एक केस जो है वो जज साहब की मुंतकली के हवाले से भी है। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि वो जो जज साहब थे उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन उसमें जज साहब की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो कुछ और उनके रिमार्क्स और जुर्माने वाला मामला है, उसको भी हमने देखना है। लेकिन बहरहाल अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया और 9 मई के जितने केसेस थे उन्हें ईद के बाद तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया। लेकिन अहम नुकता ये है कि 9 मई के जो केसेस आज एडजर्न हुए हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये केसेस क्या थे, समझने की ज़रूरत इस बात की है कि यह केसेस क्या थे। ये केसेस है नाज़रीन, जो 9 मई के मुलज़मान हैं उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं। पंजाब हुकूमत ने उन ज़मानतों को कैंसिल कराने के लिए अदालत उज़्मा से सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है। आज अगर तारीख पड़ी है तो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आज अगर फैसला हो जाता, गो कि मुश्किल लगता है कि बेल कैंसिल हो जाए, लेकिन अगर किसी की बेल कैंसिल हो जाए तो उसके लिए तो आज बुरी खबर थी ना। तो फिर इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये केस अगर किसी के हक़ में एडजर्न हुआ है और वो सरकार की जानिब से एडजर्न करवाया गया है, तो इसका फ़ायदा या बेनिफिशियरी जो है वो दोनों हैं। वो सरकार भी है, वो 9 मई के वो मुलज़मान भी हैं जिनकी बेल कैंसिलेशन की दरख्वास्तें, अपीलें हुकूमत पंजाब ने दायर की हैं। बाकी जहाँ तक वो जज साहब की मुंतकली और केसेस के ट्रांसफ़र का मामला है, वो GHQ रावलपिंडी हमला केस के ATC अदालत के जो जज थे इजाज़ अवान साहब, वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने कोई 2-2 लाख रुपए का 11 केसेस में जुर्माना किया था और प्रोसिक्यूशन के खिलाफ कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी। उन ऑब्जर्वेशन के हवाले से भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी साहब से कहा कि आप उस पर भी हुकूमत से हदायत लेके आइंदा तारीख पे आएँ। अब नाज़रीन आ जाते हैं सुपर टैक्स का मामला। सुपर टैक्स का केस नाज़रीन इसलिए अहम है कि इस वक्त जो रवां जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो अरबों रुपए के शॉर्टफॉल का हुकूमत को सामना है और IMF की जानिब से बार बार इस बात की निशानदेही की जा रही है कि ये जो शॉर्टफॉल है इसको आप कैसे पूरा करेंगे। जो 13,000 के करीब टारगेट है, 13,000 अरब की आपने रिकवरियाँ करनी है, उसको कैसे आप टारगेट को अचीव करेंगे। जिस पर मुज़ाकरात हुए हुकूमत के IMF के साथ, तो हुकूमत ने वहाँ पर कोई मनी बजट जो है वो पेश करने की यकीन दहानी नहीं दिलवाई, क्योंकि ये इम्कान था कि शायद इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए हुकूमत कोई नया मनी बजट जो है वो लेके आएगी। तो मनी बजट तो हुकूमत कोई लेके नहीं आ रही। तो हुकूमत ने यकीन दहानी IMF को ये कराई है कि ये जो सुपर टैक्स के केसेस अदालतों में पड़े हैं,
या फिर टैक्स रिकवरियों के केसेस जो पाकिस्तान की अदालतों में पड़े हैं, इनको हम फिक्स करा के यहाँ से जो रिकवरियाँ होंगी, उन रिकवरियों से हम जो टारगेट है 12,000 13,000 अरब की रिकवरी का, उस रिकवरियों में जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा कर लेंगे। तो आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जब इस केस की समाअत का आगाज़ किया, एक तो बेंच बैठते ही टूट गया, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने इस केस को सुनने से इसलिए माजरत कर रही कि उनके सामने बेंच के सामने जो अपीलें लगी थी उसमें एक अपील उस फैसले के ख़िलाफ़ भी थी जो आमिर फारूक साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज जो है उसको डिसाइड करके आए थे, उसमें फ़ैसला सादर फरमा के आए थे। आमिर फारूक साहब ने माजरत कर ली कि वो नहीं सुन सकते, तो अब इस केस में नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा। लेकिन नया बेंच तश्कील देने का मामला कोई ज़्यादा कोई प्रोलॉन्ग नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से, बल्कि आज की समाअत में कुछ अहम फैसले, कुछ अहम हदायत जो मुतलका बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे डीजी खान कंपनी है, मैपल लीफ कंपनी है, जो कि इस केस में सुपर टैक्स के खिलाफ अदालत के सामने खड़ी हैं, उनको कुछ अहकामात, कुछ ऑब्जर्वेशन जारी की हैं। एक तो ये कहा है कि वीडियो लिंक के ज़रिए वकला पेश ना हो, वकला अदालत में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में आए। दूसरा, अदालत ने हुक्म दिया है कि यह केस रोज़ाना की बुनियाद पर चलेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस को चला के इस केस को डिसाइड करना है। बल्कि जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब तो ये भी कह रहे थे कि ये ईद उल फितर के करीब जाके ये केस जो है वो डिसाइड होने का इम्कान मौजूद है, कि शायद ईद उल फितर तक, ये जो वर्किंग डेज़ हैं, तब तक इस केस को हम कंक्लूड कर पाएँ। फिर अदालत ने के सामने जो वकला ठहरे थे उन्होंने ये सदा की कि आप इसको ईद उल फितर के बाद तक एडजर्न कर दें, लेकिन अदालत ने उनकी इस इस्तदा को भी रद्द कर दिया। अदालत ने हुक्म यह दिया है कि एक तो तमाम वकला तैयारी कर लें, जिनके वकला नहीं है वो वकला की खिदमात हासिल कर लें, अपने दलाइल तैयार करें, अपनी गुजारिशात, अपने कानूनी जो नुकात हैं उनको तैयार कर लें। केस जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चलेगा और कल इस केस में नया बेंच आएगा और नया बेंच कल से इस अदालती कार्रवाई का आगाज़ करेगा सुपर टैक्स के हवाले से। तो एक नाज़रीन ये हो गया। अब आ जाते हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा, कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता नहीं हो सकता। तो आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो हामिद खान साहब जिन्होंने आज आधे घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल करने थे, उन्होंने 1.5 घंटे में अपने दलाइल का इख्तिताम किया। और जब हामिद खान साहब के दलाइल का इख्तिताम हुआ तो वजारत दिफा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो रोस्टम पे आए। उनसे पूछा गया कि ख्वाजा हारिस साहब आप अब कितना वक्त लेंगे। तो ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत के सामने बात ये रखी कि इस केस में जो 5 रुकनी बेंच के फैसले का दिफा करने वाले जो वकला थे, उन्होंने बहुत सारे नए पॉइंट्स उठा दिए हैं। अब उन तमाम नए पॉइंट्स के ऊपर मैंने अदालत को असिस्ट करना है, अदालत के सामने आर्गू करना है, अपनी मारूज़ात आपके सामने रखनी है, तो मुझे एटलीस्ट 1 हफ़्ता लग जाएगा। अदालत ने उनसे कहा कि आप 1 दिन में, 1 आध दिन में या 1.5 दिन में अपने दलाइल को मुकम्मल करें। जस्टिस मुसर्रत अलाली साहबा ने ख्वाजा हारिस साहब को मुखातब करके कहा कि लगता है ऐसे ख्वाजा हारिस साहब के जैसे आप इस हफ्ते पूरा हफ्ता ये जो है अपने दलाइल में ले जाएंगे। जिस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मैं कोशिश तो करूँगा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये पूरा हफ्ता जो है मेरे जवाब में जो दलाइल हैं उन दलाइल को कंक्लूड करने में जो है वो गुजर जाएगा। तो कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन आज हामिद खान साहब ने क्या दलाइल दिए? हामिद खान साहब ने ये दलाइल दिए कि फ़ौजी अदालतें हैं उसमें सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल जो है वो आप आईनी तरमीम के बगैर नहीं कर सकते। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने उनसे ये पूछा कि खान साहब आप ये बताएं कि 26वीं तरमीम के बाद मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ पे हो सकती है। हामिद खान साहब ने कहा कि मैंने गुज़िश्ता समाअत पे पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री है कि मार्शल कब कब लगते रहे और डिक्टेटरशिप के दौरान मिलिट्री कोर्ट्स का क्या वहाँ पे रोल था, कब बनी कब नहीं बनी, ये सारे दलाइल मैंने दिए हैं और अब भी मैं आज इसी हवाले से दलाइल आपके सामने रखूँगा। हामिद खान साहब ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ जो अपील है, अपील नहीं हो सकती। इस्लाम अपना हाई कोर्ट में रिट हो सकती है, लेकिन उसका दायरा बड़ा महदूद होता है। हामिद खान साहब ने कहा कि 1973 का आइन बनने के बाद तो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की बिल्कुल गुंजाइश ही मौजूद नहीं। अगर 1973 से पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद होता तो फिर उसमें आप सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर सकते थे, लेकिन 1973 का आइन बनने के बाद आप सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं कर सकते। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं, यानी आपसे मुराद हामिद खान साहब, आप कह रहे हैं कि FBLE केस में जो है उसमें डिक्लेयर कर दिया गया है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन वजारत दिफा का कहना है कि FBLE केस के बाद जिसमें डिक्लेयर किया गया है उसके मुताबिक तो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि FBLE केस में कहा गया था कि पार्लियामेंट 2 साल में इस फैसले पर रिव्यू कर लेगी, तो पार्लियामेंट ने तो 2 साल में अपने फैसले के ऊपर जो रिव्यू है
वो रिव्यू नहीं किया। हामिद खान साहब ने कहा कि ये जो मिलिट्री कोर्स हैं दरअसल ये पैरेलल यानी मतवाजी अदलिया है। आर्टिकल 175 के तहत एग्जेक्टिव और अदलिया को अलग अलग कर दिया गया है। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि आप एग्जेक्टिव और अदलिया के अलग अलग होने की बात कर रहे हैं, आप इनको कैसे अलग करेंगे? क्या कोर्ट डिक्लेरेशन के ज़रिए ये अलग अलग होंगे या खुद ब खुद अलग हो जाएंगे, या इस हवाले से भी कोई कानून साजी जो है वो करना पड़ेगी? फिर नाज़रीन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि 2 साल वो रीविज़िट वाली बात पहले हो चुकी है कि पार्लियामेंट ने उसके ऊपर दोबारा से रिव्यू नहीं किया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, हामिद खान साहब आप ये कह रहे हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो जुडिशरी में आती हैं, लेकिन सबसे पहले तो फिर आपको मिलिट्री कोर्ट्स जो है कि वो जुडिशरी है इस बात को एडमिट करना पड़ेगा। जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि उस 5 रुकनी बेंच में तो मिलिट्री कोर्ट्स को जुडिशरी नहीं माना गया, बल्कि उसमें आर्टिकल 175 का जिक्र करके ये कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स को आप अदलिया होने के बिना पे किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप सबसे पहले अगर जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको आप मानेंगे कि वो जुडिशरी है, तभी उसको मतवाजी अदलिया के तौर पर जो है आप उसके ऊपर दलाइल दे सकते हैं। तो जिस फैसले की यहाँ पे बात हो रही है, जिस फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलें मौजूद हैं, उस फैसले में तो वहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि वो आर्टिकल 175(3) में आती हैं, ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स की बात होती है, ये कोर्ट्स तो बहुत पहले से कायम हैं और ये कोर्ट मार्शल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स जो है बनाई गई हैं। और फिर उन्होंने पूछा कि क्या आर्टिकल 175 के तहत जो हामिद खान साहब के दलाइल हैं, उस दलाइल के ऊपर तमाम जो कोर्ट मार्शल की मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर जो फ़ौजी उनका जो ट्रायल होता है कोर्ट मार्शल में क्या वो हो सकेगा? जिस पर हामिद खान साहब ने कहा कि नहीं, जो सिविलियन की हद तक है वो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं रह सकती, क्योंकि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो उसमें अपना जुडिशल अख्तियार जो इस्तेमाल करते हैं, जो कि अदलिया अख्तियार जो इस्तेमाल कर सकती है। जहाँ तक आर्म फोर्सेस के अफसरान का ताल्लुक है, उनके हवाले से जो है आप ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो कर सकते हैं। जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स दरअसल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होती हैं, वो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग वहाँ पर होती है। हामिद खान साहब ने कहा कि कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग हो या फिर मिलिट्री कोर्ट्स हो, सिविलियन का वहाँ पे ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। फिर जैसे रिजवी साहब ने पूछा कि शहर अफरीदी के केस में क्या मिलिट्री कोर्ट्स को और बाकी जो कोर्ट्स हैं उनको अलग अलग किया गया, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान साहब ने कहा कि शहर अफरीदी केस में ऐसी कोई बात कि मिलिट्री कोर्ट्स को अदलिया से अलग किया गया हो, कोई रेफरेंस दिया गया हो, कोई ऑब्जर्वेशन दी हो, ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी गई। फिर नाज़रीन यहाँ पे जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने, हामिद खान साहब ने कहा कि आपने आधा घंटा दलाइल देने थे, तो आपको 1 घंटा हो गया है, तो आप अपने दलाइल को कंक्लूड कर लें। तो हामिद खान साहब ने कहा कि जी बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। तो उसके बाद हामिद खान साहब ने कहा कि ये जो हमारा नुक्ता ये है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है उस फैसले को बरकरार रखा जाए और उस फैसले के खिलाफ ये जो इंट्रा कोर्ट अपीलें आई हैं, इन अपीलों को मुस्तरद किया जाए, इन अपीलों को कलअदम करार दिया जाए और डिक्लेयर किया जाए कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। ये कह के ख्वाजा आरिफ साहब के दलाइल का इख्तिताम हो गया। अब आ जाते हैं जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी अहम खबर है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अहम टास्क, अहम जिम्मेदारी एक अहम शख्सियत को जो है वो सौंप दी गई। नाज़रीन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो फ़ैसला कर चुके हैं, वो फ़ैसला ये है कि मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आने देना। अब ये इस्तेहकाम क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आने देना, उसका मतलब ये है, उसका मकसद ये है, जो उसके पीछे सोच है कि अगर इस्तेहकाम आ गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत कहाँ पर जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मुस्तहकम हो जाता है, मुल्क मुस्तहकम हो जाता है मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत कहाँ पे जाएगी। तो उसके लिए 2 चढ़ाइयाँ पहले शहर इक़्तिदार पे की गई। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद मोहसिन नकवी साहब ने उन दोनों काफ़िलों को, उन दोनों लॉन्ग मार्च को जो है वो डील किया। अब इमरान खान साहब ने जो टास्क सौंपा है अपने पार्टी के अहम रहनुमाओं को, सीनियर रहनुमाओं को, कि आप ग्रैंड अलायंस बनाएं। जहाँ तक ग्रैंड अलायंस बनाने की बात है नाज़रीन, तो वहाँ पे तो ये हुआ है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब राज़ी नहीं हो रहे थे, तो मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी करना तो इन्होंने कोशिशें तो इन्होंने शुरू कर दी थी, लेकिन उस पर जो पेट्रोल ऐड किया गया, वो कहते हैं ना ऐड फ्यूल ऑन द फायर, जलती पे तेल का जो तेल फेंकना, तो वो अली मीन गंडापुर साहब ने किया कि मौलाना साहब को भी टारगेट किया, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को भी टारगेट किया कि ये ऐसी पार्टी है, वैसी पार्टी है, इसमें ऐसे लोग हैं, इसमें वैसे लोग हैं। तो अगर कहीं बात जो कि पहले भी बनने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा था, अगर बनने का इम्कान था भी, तो वो बात मज़ीद बिगड़ चुकी है और बहुत हद तक बिगड़ गई है। अब आज इम्कान है कि इमरान खान साहब की पार्टी के जो लोग हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता करेंगे, लेकिन अगर नाज़रीन फ़र्ज़ करें कि अलायंस बन भी जाता है,
तो हुकूमत ने दूसरा ऑप्शन भी ओपन रखा हुआ है, यानी इमरान खान साहब को दोहरी मुश्किल जो है वो दरपेश है। एक मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की, दूसरी जो मुश्किल दरपेश है जो हुकूमत ने फैसला किया कि अगर अब की मरतबा फिर ये आते हैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं तो इनका रास्ता कैसे रोकना है। तो परवेज़ खटक साहब को लाया गया है। अब परवेज़ खटक साहब ने काफ़िला जो पेशावर से रवाना होगा उसके सामने आके उस काफ़िले का रास्ता तो नहीं रोकना कि मेरे ऊपर से गुजर के आपको जाना पड़ेगा। वैसे भी कमाल सेहत है परवेज़ खटक साहब की। परवेज़ खटक साहब का टास्क ये होगा जो कि नवाज शरीफ साहब के ईमा से, शहबाज शरीफ साहब के ईमा से, इत्तेहादी जमातों के ईमा से दिया गया है कि अगर ऐसा कोई इत्तेहाद बन जाता है और दोबारा ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं तो क्योंकि परवेज़ खटक साहब की खैबर पख्तूनख्वा में रूट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े पुराने वाबस्ता हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से उन्हें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया गया था। 5 साल तक वो सूबे के वज़ीर आला रहे, तो उनके वहाँ पर रूट्स मौजूद हैं। जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के अरकान असम्बली हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली के अरकान असम्बली हों, उनके साथ इनके मरासम हैं, इनके ताल्लुकात हैं, उनके बहुत सारे काम इन्होंने परवेज़ खटक साहब ने निपटाए हुए हैं। जैसे सेनेट के इलेक्शन 2021 में हुआ था, जब गिलानी साहब का नाम अनाउंस हुआ और गिलानी साहब के मुकाबले में हफीज़ शेख साहब आए, तो मैंने कहा था कि जीत जाएंगे, गिलानी साहब जीत जाएंगे। इसलिए जीत जाएंगे कि जब 2008 में ये वज़ीर आज़म बने थे तो बड़ा रख रखा था इनका अपोजिशन के लोगों के साथ भी और अपने हुकूमत के अरकान असम्बली के साथ भी, तो इनका जीतने का बड़ा इम्कान मौजूद है। तो परवेज़ खटक साहब को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, अगर ये दोबारा फैसला करते हैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का, तो वो काफ़िले को तो नहीं रोक सकते, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के जो अरकान असम्बली हैं उनको लेकर PTI में खासा बड़ा डेंट डाल सकते हैं, नकब लगा सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर वो कोई धरना लेके चलते हैं, कोई लॉन्ग मार्च लेके चलते हैं, तो उसके लिए परवेज़ खटक साहब का ये जो डेंट होगा, ये तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, एक बहुत बड़ी जो है वो जक पहुंचेगी इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को। लेकिन बहरहाल देखते हैं परवेज़ खटक साहब को जो टास्क दिया गया है उसमें वो कितना कामयाब होते हैं, कामयाब होते भी हैं या नहीं होते, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल जो चीज़ें चल रही हैं उनकी डिटेल आपके साथ हमने शेयर की। अब तक ले इतना ही, इजाज़त।